डॉक्टर आलोक माथुर जो डायरेक्टर हैं प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी इटर्नल हॉस्पिटल। सर को महारत हासिल है बहुत सारी चीज़ों में, तो सर से अभी जब हम बात करेंगे तो आपको पता लगेगा। लेकिन सर को स्पेशली प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी की आपको बीमारी ना हो उसके लिए क्या किया जा सकता है, उसके रोकथाम के लिए सर बहुत काम कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा काम है आप ही के लिए, तो सर के लिए एक बार और जोरदार तालियां। डॉक्टर शैलेश लोढ़ा सर, नाम ही काफी है डायबिटीज के मामले में। सर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है इटर्नल हॉस्पिटल में, और सर को मेरे ख्याल 2 डेकेड से ज्यादा का अनुभव है डायबिटीज के मामलों में। सर ने एक बुक भी लिखी है डायबिटीज से रिलेटेड, जिसकी 1 लाख से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी है। तो आप भी जरूर इस बुक को पढ़िएगा। उसका लिंक या वो बुक कैसे मिल सकती है उसके बारे में भी हम लोग आपको जरूर बताएंगे। डॉक्टर जेबी गुप्ता सर हैं जो कि डायरेक्टर हैं रिसर्च इटर्नल हॉस्पिटल, और ये रिसर्च में काफी आगे हैं, और जो भी वर्ल्ड वाइड बेस्ट टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी आती है उसके लिए सर काम कर रहे हैं बहुत क्लोजली। तो सर के लिए जोरदार तालियां। और पूरे राजस्थान में बहुत ही सेलेक्टेड डॉक्टर्स हैं जो कि क्वालिफाइड हैं डीएम एंडोक्राइनोलॉजी, और हम लोग फॉर्चुनेट है कि हमारे साथ में 2 डीएम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं, जिसमें ऑफकोर्स डॉक्टर शैलेश लोढ़ा सर का तो हम लोगों ने जिक्र किया। डॉक्टर दीपक जो है उसमें बेस्ट डॉक्टर हैं, तो सर के लिए जोरदार तालियां। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आलोक सर को कि आज की वेबिनार को आगे बढ़ाएं। थैंक यू नितेश जी। आप सबका मैं स्वागत करता हूं इटर्नल हॉस्पिटल परिवार चेयरमैन डॉक्टर समीन शर्मा, को चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मिसेस मंजू शर्मा की तरफ से। वेबिनार का जैसे डॉक्टर मिस्टर नितेश ने बताया कि आज का जो टॉपिक है वो डायबिटीज है। ऐसे तो कहते हैं कि जो मिठास है वो जबान तक जरूर रहना चाहिए, पर जबान से खून तक नहीं जाना चाहिए। एक माना जाता है कि मीठी केवल अपनी जबान रहनी चाहिए, और वो जब मिठास जो है जब खून तक चले जाता है तो फिर अपने को तीनों एक्सपर्ट तक जाना पड़ता है, डॉक्टर शैलेश, डॉक्टर जेबी गुप्ता एंड डॉक्टर दीपक गुप्ता। आज का जो समय है वैसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का ही माना जाता है, और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ बढ़ी है या जो मेन प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स फर्दर कॉम्प्लिकेशन, चाहे वो हार्ट डिजीज हो या ब्रेन हो या रीनल प्रॉब्लम हो, नर्व हो, कोई भी डिजीज हो, उसमें मेजर रोल है डायबिटीज का। बल्कि जब भी कोई पेशेंट कोई भी प्रॉब्लम लेके किसी भी डॉक्टर के पास जाता है तो वो पहली चीज पूछता है कि आप डायबिटिक तो नहीं हो। तो आप सोचो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जितनी भी डिजीजेस का फर्दर जो प्रोग्नोसिस है या कोर्स ऑफ डिजीज है या कॉम्प्लिकेशन है, इस बात पे निर्भर करता है। आपका आउटकम भी इस बात पे निर्भर करता है कि आप डायबिटिक हो या नहीं हो। अगर आप डायबिटिक हो तो जितनी भी चीजें हैं, कोई भी डिजीज का कॉम्प्लिकेशन रेट आपकी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज। और जहाँ तक है अवेयरनेस बहुत बड़ी है। ऐसा नहीं है कि डायबिटीज की अवेयरनेस में कोई कमी है, बट बात है इम्प्लीमेंटेशन। सबको पता है क्या खाना चाहिए, क्या लाइफस्टाइल जीनी चाहिए, पर वो इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वहाँ जाके गड़बड़ हो जाता है। दूसरी चीज कि लोग बाग थोड़े से कहते हैं ना कि 3 कैटेगरी में मान के चलता हूँ। एक जने पढ़े लिखे हैं, एक जने अनपढ़ है, एक कुपढ़ है, मतलब जो गलत पढ़ गए। वो एक जो ग्रुप है वो भी बहुत बढ़ता जा रहा है। तो वो सारी चीजें आज अपन डॉक्टर शैलेश और डॉक्टर गुप्ता और डॉक्टर दीपक से क्लियर करेंगे कि एक्चुअल फैक्ट्स क्या हैं, साइंटिफिक डेटा क्या है, जिससे कोई भी इस मामले में कोई मिथ नहीं है। तो डॉक्टर शैलेश, सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि क्योंकि डायबिटीज ऐसा नहीं है कि जो आपके पेशेंट बोलते साहब मेरी थोड़ी बहुत शुगर है, कहीं भी एक रैंडम आपने टेस्ट कराया और आपके थोड़े से शुगर लेवल मिले और आपको लगने लगा मेरी थोड़ी शुगर है, इसमें कितनी क्या मतलब सत्यता है कि थोड़ी बहुत शुगर? डायबिटीज का स्टैंडर्ड जो वैल्यूज हैं वो क्या है? क्या मानते हो कि जिसको आप डायबिटिक लेबल करते हैं वो क्या है? एक नॉर्मल व्यक्ति जो बिल्कुल स्वस्थ है, उसका खाली पेट या सुबह उठ के जब पहली बार शुगर टेस्ट करते हैं तो वो 100 से कम होना चाहिए, और खाना खाने के 2 घंटे के बाद 140 से कम होना चाहिए। ये एक सामान्य स्तर है। जब डायबिटीज़ हो जाती है, या डायबिटीज़ हम जब मानते हैं जब ये खाली पेट शुगर 126 या इससे अधिक हो, और खाना खाने के 2 घंटे के बाद या 75 ग्राम ग्लूकोज पीने के 2 घंटे के बाद 200 या उससे अधिक हो। लेकिन
जिसको डायबिटीज़ है ऑलरेडी और जो ट्रीटमेंट ले रहा है, वो व्यक्ति ये ना समझे कि मेरी शुगर 100 आ गई तो अब मेरी डायबिटीज़ ख़त्म हो गई, मेरी शुगर 140 से कम आ गई खाने के बाद तो अब डायबिटीज़ ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये दवाई के बाद है। डॉक्टर शैलेश, बहुत सारे जने बहुत जगह कैंप्स लगते रहते हैं और जाके एक सिंपल सा अपना शुगर टेस्ट कराते हैं और वैल्यू आ गई, जैसे रैंडम रीडिंग की मैं बात कर रहा हूँ ना, तो वो फास्टिंग है होते हैं एग्जैक्टली। पहली चीज तो फास्टिंग जब ओपन कराते हैं, 2-3 चीजें मैं पूछना चाहूंगा कि वो कितने आवर्स की चाहिए। भी लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सब कितने आवर्स के बाद एक्चुअल उसको फास्टिंग मानते हैं। सेकेंडली, ये जो फिगर है कि 140-50 से 200 के बीच का, इसकी कोई भी रैंडम रीडिंग किसी की 160, 70, 80 आ रही है, ना तो वो 200 पे है और ना वो काम है, क्योंकि फास्टिंग भी नहीं है, रैंडम रीडिंग है। इसकी क्या वैल्यू? दोनों चीजें पूछना चाहूंगा कि फास्टिंग कितने आवर्स के बाद करानी चाहिए, खाना खाने के, डिनर के बाद। सेकेंडली, जो अपनी बीच की कोई भी वैल्यू आ जाती है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है? ज़्यादातर टेस्ट के लिए जब हम फास्टिंग शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें 12 घंटे का लगभग मान के चलते हैं, लेकिन शुगर के टेस्ट में 12 घंटे आवश्यक नहीं है। 6 से 8 घंटे की फास्टिंग है तो वो सफिशिएंट है फास्टिंग कहलाने के लिए। और जो दूसरा प्रश्न है आपका कि बीच की स्थिति भोजन के उपरांत 140 से अधिक है लेकिन 200 से कम है, या खाली पेट शुगर 100 से अधिक है और 126 से कम है, ऐसी स्थिति को प्री डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ किसी व्यक्ति को सीधे फास्टिंग, उसका शुगर 60-70 चल रहा है, आप में से बहुतों का शुगर किसी का 80 होगा, किसी का 85 हो सकता है फास्टिंग, तो अचानक से 135 नहीं हो जाएगा, वो 126 से कुछ महीने 85 से कुछ महीने बाद 90 पे आएगा, फिर कुछ महीने बाद 110 पे आएगा, फिर कुछ महीने बाद 126 पे या और क्रॉस करेगा। तो ये स्थिति, बीच की जो स्थिति है, इसे प्री डायबिटीज़ कहते हैं। और इसमें 2 कैटेगरीज हैं, इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज और इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज और इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, ये ऐसी टर्म्स हैं जो कि हम यहाँ डिस्कस ना करें क्योंकि कन्फ्यूजन पैदा होगा। हम सीधा इनको ब्रॉड कैटेगरी में रख सकते हैं। प्री कोई भी व्यक्ति की अगर मान लो एक उसने रैंडम रीडिंग कराई और 170 की रीडिंग आ गई, कहीं भी गया और एक बार चेकअप कराई, थोड़ा सा तो ज़्यादा उसको लगती है कि 170, उसको क्या एडवाइस देते हैं आपकी? क्या चीज़ कराएं जिससे अपन कंफर्म करें? क्या फास्टिंग की कोई ऐसा टेस्ट भी बताते हैं क्या कि ये आप कराओ तभी मानेंगे, आप इस सिंगल रीडिंग में मत जाओ? देखिए, कैंप में जो शुगर टेस्ट होती है वो आमतौर पे ओके, कैंप में जो शुगर टेस्ट होती है वो ज़्यादातर ग्लूकोज मीटर के द्वारा की जाती है। और ग्लूकोज मीटर डायबिटीज़ के डायग्नोसिस के लिए उपयोग में नहीं लेना चाहिए, ये मॉनिटरिंग के लिए है। किसी को ऑलरेडी डायबिटीज़ है और वो अपनी डायबिटीज़ का डे टू डे नियंत्रण करना चाहता है, उसके लिए डेली टेस्ट कर रहा है, सप्ताह में 1 बार टेस्ट कर रहा है, ये टूल उस चीज़ के लिए है। जब आपको डायबिटीज़ नहीं है और फर्स्ट टाइम आपका डायग्नोसिस हो रहा है तो वो आपको लैब में वेन से ब्लड निकलवा के ही टेस्ट करवाना होता है। तो अगर कैंप में इस तरीके की एबनॉर्मल शुगर निकली है तो उन लोगों को यही कहा जाता है कि आप अपना सामान्य भोजन लेते हुए किसी दिन लैब में जाके सुबह खाली पेट और खाना खाने के 2 घंटे के बाद शुगर की जांच कराएं लैब में, और उसके आधार पे ये पता लगेगा कि डायबिटीज़ है या नहीं। और इनके अलावा एक HbA1c टेस्ट होता है जो पिछले लगभग 2.5-3 महीने की शुगर का निचोड़ या एवरेज बताता है, तो ये टेस्ट भी सहायक होता है डायबिटीज़ के डायग्नोसिस में। ये डायग्नोसिस में क्या वैल्यू, जैसे आपने वो तो 126 और 200 बता दी, HbA1c की अगर कोई भी आदमी टेस्ट कराता है तो किस वैल्यू के बाद अपन डायबिटिक मान सकते हैं? 6.5 एंड अबव, 6.5 या इसके ऊपर की वैल्यू को डायबिटीज़ माना जाता है। और अगेन यहाँ पर मैं वापस वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी डायबिटीज़ के पेशेंट का HbA1c 6.3 आ गया इलाज के दौरान तो ये ना समझा जाए कि भाई डायबिटीज़ अब ख़त्म हो गई। मतलब बेसिकली बात यह है कि डायबिटीज़ को हर समय अपन कंट्रोल करते हैं। बहुत रेयर कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसके अंदर डायबिटीज़ पूरी क्योर भी हो सकती है, वो उस पर भी अपन जिक्र करेंगे। डॉक्टर जेबी गुप्ता, क्योंकि आप भी इतने समय से डायबिटीज़ पे वर्क कर रहे हैं और डायबिटिक पेशेंट्स का काफ़ी आपका एक्सपीरियंस है, रिसर्च तो आप करते ही हैं पर क्लिनिकली भी आपने बहुत पेशेंट्स देखे हैं और पास आपका एक्सपीरियंस भी है। ज़्यादातर जनों की जब भी डायबिटीज़ होती है तो वो अपने घर वालों पे थोप देते हैं, साहब मेरी मदर की थी, मेरे नानी की थी, मतलब
वो अपने खुद पे दोष कम देके ज्यादातर ये मान के चलते हैं कि भी ये तो जेनेटिक डिजीज है या हेरिडिटी प्रॉब्लम है, मेरे डायबिटीज आनी थी। मैं पूछना चाहूंगा कि अगर अपन ब्रॉडली कारण के हिसाब से बात करें, हेरिडिटी या जेनेटिक्स या जो अपने लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, तो इनमें कितना परसेंटेज मानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के घर में अगर किसी के डायबिटीज है, पहली चीज सिंगल पेरेंट के, दोनों के, या क्रॉस अगर करें कि भाई मेरे दादा दादी या मेरे नाना नानी के किसी थी, इसकी कितनी परसेंटेज ग्रॉसली मैं बात करना चाहूँगा, और किसी के भी नहीं थी और लाइफ स्टाइल, बैड लाइफ स्टाइल की वजह से कितने जनों के डायबिटीज आप अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में देखते हैं? देखिए, क्योंकि जब भी किसी को पहली बार डायबिटीज डायग्नोस होती है और उसको शुगर आता है, तो सबसे पहले उसको ऐसा लगता है कि मेरे तो परिवार में किसी वजह से किसी के फैमिली हिस्ट्री नहीं है डायबिटीज़ की, तो ये कहता है कि मेरे को तो घर में किसी को नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, तो मेरे को कैसे होगी, मेरे को तो डायबिटीज होनी नहीं चाहिए क्योंकि मेरे तो परिवार में किसी के नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी के परिवार में डायबिटीज़ नहीं है तो उसको नहीं हो सकती है, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री के अलावा, जेनेटिक फैक्टर के अलावा डायबिटीज़ के बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत फैक्टर्स होते हैं। तो लाइफ स्टाइल जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है इसमें, जेनेटिक फैक्टर के अलावा, जैसे ओबेसिटी है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, स्ट्रेस है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो जिसके कारण डायबिटीज़ हो सकती है। जेनेटिक फैक्टर जो है, अगर किसी के सिंगल पेरेंट को डायबिटीज़ है, मदर या फादर में से किसी एक को है या दोनों पेरेंट्स को है, तो उस तरह के पर्सन को 25 से 50% लोगों को जेनेटिक फैक्टर का रोल होता है, 100% नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि दोनों पेरेंट्स को तो आपको होएगी। अगर दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज है तो आपको 50% चांस है कि आने वाले टाइम में आपको डायबिटीज हो सकती है। और इसके अलावा किसी को फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो एनवायरमेंटल फैक्टर और इस लाइफ स्टाइल, ये दो बड़े कारण हैं। डॉक्टर जेबी, जैसे आपने बताया कि अब किसी के दोनों पेरेंट्स के जो है डायबिटीज है, क्या वो अपनी लाइफ स्टाइल को ढंग से मॉडिफाई करके उसको डिले कर सकता है, या उसको तो पता है अब आनी तो है ही है, तो फिर मैं तो अपनी जैसे जिंदगी जी रहा हूँ वैसे जीता रहा हूँ? मतलब एक जना को केयरफुल होने की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर किसी भी के भी घर में डायबिटीज है, वो अगर केयरफुल रहता है, अपनी प्रॉपर लाइफ स्टाइल को रखता है, तो क्या उसको वो डिले कर सकता है या हो सकता है उसको नहीं भी है? इतनी इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर शैलेश ने बताया कि डायबिटीज एकदम से किसी को नहीं होती है। पहले नॉर्मल शुगर से प्री डायबिटिक स्टेज में आता है, थोड़ी थोड़ी फास्टिंग शुगर लेवल बढ़ता है, खाने के बाद वाला शुगर लेवल बढ़ता है, फिर जाके डायबिटीज स्टेज में कुछ महीनों सालों बाद जाके डायबिटीज में कन्वर्ट होता है। तो अगर जिसके ऑलरेडी फैमिली हिस्ट्री है, पेरेंट्स को डायबिटीज है और अगर उसकी एज 40+ है, तो उसको रेगुलर इंटरवल पे अपना चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि उसको ये पता होना चाहिए कि उसकी ऑलरेडी फैमिली हिस्ट्री है, तो एक पॉजिटिव डायबिटीज होने के लिए एक रिस्क फैक्टर तो ऑलरेडी उसके पास है। चाहे भले उसका वजन ठीक हो, उसकी लाइफ वो रेगुलर एक्सरसाइज करता हो, तो भी एक तो उसको हर टाइम टू टाइम अपने शुगर का चेक कराना चाहिए, एटलीस्ट साल में एक बार तो जरूर कराना चाहिए, फास्टिंग, पीपी और HbA1c अगर डायबिटीज नहीं है तो। और अगर शुगर लेवल बॉर्डर लाइन भी आता है तो उसको अपने डॉक्टर से मिलकर सलाह करके अपना ट्रीटमेंट, डाइट पैटर्न और लाइफ स्टाइल में चेंज करना चाहिए। अगर वो लाइफ स्टाइल और डाइट पैटर्न नॉर्मल रखता है तो डायबिटीज होने को, अगर प्री डायबिटिक स्टेज में है तो प्री डायबिटिक स्टेज को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, प्रॉपर डायबिटीज होने को डिले किया जा सकता है। डॉक्टर दीपक, ये तो बात हो गई, ठीक है, हेरिडिटी फैक्टर्स हैं, आपकी लाइफ स्टाइल है, पर बहुत सारी ऐसी भी डिजीज होती हैं, चाहे वो एंडोक्राइनल प्रॉब्लम हो, अदर प्रॉब्लम हो, पैनक्रियाटिक प्रॉब्लम हो, तो वो अदर रीजंस कौन से होते हैं? क्योंकि बहुत बार पेशेंट्स आईसीयू के अंदर एडमिट होते हैं किसी भी कारण से और शुगर हाई मिल जाती है, उसको लगता है कि ये कैसे हो गई डायबिटीज। कई जने होते हैं कि कई दवाइयां ले रहे होते हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो जो अदर रीजंस हैं जिसमें हाइपरग्लाइसीमिया या शुगर बढ़ जाती है, पहली चीज वो क्या क्या है, और खास तौर पे वो पेशेंट जो कि लंबे समय से किसी भी बीमारी की दवाइयां ले रहे हैं जो कि कॉमनली यूज होती हैं, उनको भी केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी दवाइयां, बहुत सारी बीमारियां दूसरी हैं जिसमें भी शुगर बीच में बढ़ जाती है, तो उनको अपना शुगर का भी चेकअप कराना चाहिए। मतलब अदर जो अदर फैक्टर्स है, रीजंस हैं, वो क्या क्या है? इस सवाल के लिए हमें सबसे पहले डायबिटीज़ के टाइप में जाना होगा। डायबिटीज़ मुख्यतः 4 तरह की होती है, उसमें से भी 3 तरह की इंपॉर्टेंट होती है, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, टाइप 3 और टाइप 4। टाइप 1 डायबिटीज़ जैसा बताया गया कि टाइप 1 डायबिटीज़ बच्चों में होती है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से होती है। बड़ों में भी देखने को मिल रही है, लेकिन बड़ों में काफ़ी कम मात्रा में होती है।
बच्चों में काफ़ी कॉमन होती है। इसमें हेरिडिटी का जो फैक्टर है वो काफ़ी कम मात्रा में होता है। अगर हम बात करें कि अगर फादर को है तो लगभग 4 से 5% बच्चे में होने की संभावना रहेगी, मदर को है तो भी अराउंड 5% होने की संभावना रहेगी, और दोनों को अगर है तो लगभग 10% होने की संभावना रहेगी बच्चे में। टाइप 2 डायबिटीज़ के जैसे डॉक्टर जेबी ने बताया कि लगभग अगर फादर मदर में है तो 50% चांसेस रहेंगे। अब तीसरी डायबिटीज जो प्रेगनेंसी में काफ़ी कॉमनली देखने को मिलती है, जिसको हम टाइप 4 डायबिटीज़ बोलते हैं, जो जीडीएम जिसको बोलते हैं, गैस्ट्रिक डायबिटीज और मेलाइटिस, इसका भी मुख्य कारण है वो ओबेसिटी है। ओबेसिटी ले भी होना है, पीसीओडी की शिकायत जो महिलाओं में काफ़ी देखने को मिलती है, उन लोगों में जो प्रेगनेंसी एसोसिएटेड डायबिटीज़ होती है वो देखने को मिलती है। टाइप 3 जो डायबिटीज़ है काफ़ी कम देखने को मिलती है, लेकिन ये जनरली जो ड्रग एसोसिएटेड डायबिटीज़ होती है, पेनक्रियास से कोई डिसऑर्डर्स होते हैं, पेनक्रियास का ट्यूमर हो गया या पेनक्रियाटाइटिस हो गया, या इस तरह के कुछ एंडोक्राइन डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कि एक्रोमेगाली है जिसमें ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाता है, या कुशिंग डिजीज है जिसमें कि कॉर्टिसोल हार्मोन का सिक्रीशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, या और जैसे हीमोक्रोमेटोसिस है, या और एंडोक्राइन के लाइक ये प्राइमरी हाइपरएंडोसिस में है, फिब्रोमोसाइटोमा, इस तरह के जो दूसरे जो हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं उसमें भी हो सकती है, उसमें भी हो जाती है। और इस तरह की डायबिटीज होती है जो ये टोटली रिवर्सिबल होती है अगर आप कॉज को ढूंढ लें और कॉज को ठीक कर लें। जैसे कि मान लीजिए कि जो कुशिंग डिजीज है, आपने जो कुशिंग डिजीज का अगर उसको ट्यूमर को हटा दिया तो उनकी डायबिटीज टोटली रिवर्सिबल हो जाती है। अब हम बात करते हैं जो ड्रग एसोसिएटेड होती है, जैसे अभी आप कोविड में आपने देखा होगा जिनको डायबिटीज नहीं थी लेकिन उनको स्टेरॉइड दिए गए, शुगर सीधी 300, 400, 500 उनकी शुगर भी, लेकिन वो इस तरह की डायबिटीज है जैसे ही आप उस ड्रग को हटाएंगे वो ठीक हो जाती है। लेकिन कोविड ने खुद ने भी डायबिटीज करी, वो अलग चीज रहा क्योंकि उन्होंने पेनक्रियाट के जो बीटा सेल्स हैं उनको खत्म किया, पर वो अलग चीज रहा। कुछ जैसे इस तरह के एंटी साइकेट्रिक मेडिसिन दी जाती हैं, इनसे भी आपकी डायबिटीज बढ़ सकती है। तो मेनली जो कॉमनली जो डायबिटीज है वो ड्रग इंड्यूस होती है, उनमें स्टेरॉइड होता है, कुछ एंटी कन्वर्जेंट जो फिट्स की दवाइयाँ दी जाती है उनसे भी हो जाती है, कभी कभी ट्यूबरकुलोसिस की दवाइयों से भी हो जाती है। तो इन दवाइयों का हम ध्यान रखें कि कौन सी दवाई है, अगर शुगर है तो उस हिसाब से अपने डॉक्टर को दिखा दें और बात कर सकते हैं। डॉक्टर शैलेश, एक बहुत बड़ी लोगों के कंफ्यूजन है कि मीठा ज़्यादा खा रहे हो डायबिटीज हो जाएगी। एक आम आदमी को लगता है कि नहीं ज़्यादा मीठा मत खाओ डायबिटीज हो जाएगी। तो पहली चीज मैं पूछना चाहूँगा कि एक नॉर्मल आदमी जिसके कोई ऐसा सच कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, वो नॉर्मल मील के अंदर थोड़ा स्वीट, क्योंकि अपने यहाँ का कल्चर भी मीठा खाना है ही, किसी का भी स्वागत जो है मीठा से होता है, तो कहीं एंड भी आने लग गया कि कुछ मीठा खिलाओ। मीठा खाने से डायबिटीज होती है क्या? पहली चीज, जिसके कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, वेट कंट्रोल्ड है, लाइफ स्टाइल उसकी बिल्कुल ठीक है, क्या आराम से मीठा खाता रहे, पहली चीज। इसका जवाब मीठा खाने से डायबिटीज़ होने का आज तक कोई साइंटिफिक प्रमाण नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली ये कनेक्टेड है, क्योंकि जब व्यक्ति मीठा ज़्यादा खाएगा तो मीठा केवल चीनी के रूप में नहीं होगा, मीठा खाएगा तो उसके साथ घी होगा, मैदा होगा, कोई दूसरा हैवी चीज़ होगी जिसमें कैलोरीज होगी, जिससे वजन बढ़ेगा, जिससे आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ेगा। तो समय रहते जो ज़्यादा मीठा खाते हैं उनको संभावना है, लेकिन ये थ्योरेटिकल है, अभी तक कोई साइंटिफिक प्रमाण ऐसा नहीं है। लेकिन हम कॉमन सेंस से जब सोचते हैं तो लगता है कि हाँ शायद मीठा खाएंगे तो डायबिटीज़ हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, जब भी फूड को अपन देखते हैं, हर एक जने को इतना पता है कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, फैट्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं। कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बदल रहा है। आज की नॉर्मल डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को लोग बहुत कम मानते हैं, कहते हैं भाई कार्बोहाइड्रेट कट करो, नॉर्मल आदमी की बात करो, और आप फैट भी थोड़ा ले सकते हो और प्रोटीन तो अच्छा लेना ही लेना है। कितनी डायबिटीज से में कितना रिलेशन है इस चीज का कि आप जो टोटल मील है उसके परसेंटेज में, क्योंकि अपना बेसिक मील तो कार्बोहाइड्रेट है, कुछ भी कर लो कि आज अपने बेसिक मील के अंदर आप लोगों के पास कंफ्यूज रहते हैं कि साहब आप फैट खाने के लिए कह रहे हो तो मैं घी का तो खा ही सकता हूँ। तो आप साइंटिफिक डेटा आपका क्या कहता है कि एक नॉर्मल मील के अंदर प्रोपोर्शन में क्या जो पहले जो था और उसमें आजकल कोई चेंज आया है? क्योंकि भारतीय भोजन मुख्य रूप से धान बेस्ड है। धान हम लोगों को जब तक भारतीयों को या नॉर्थ इंडियंस को जब तक रोटी नहीं मिलती, साउथ इंडियंस को जब तक चावल नहीं मिलता, तब तक लगता है कि खाना नहीं खाएं। बहुत सारे पेशेंट्स जब मैं कहता हूँ कि आप रोटी कम करो, आपका वजन ज़्यादा है, आप इसकी जगह सलाद ले लो, ककड़ी, टमाटर, खीरा, ये चीज़ें ले लो, तो सबका यही कहना होता है कि इससे तो पेट ही नहीं भरता, पेट खाली रहता है,
फिर थोड़ी देर में भूख लग जाती है। तो इसका मतलब ये है कि पेट तो आपका भरता है, आप ककड़ी टमाटर खीरा पेट में डालोगे तो पेट तो भरेगा, मन नहीं भरता। और मन हमारा क्योंकि शुरू से मन राजस्थान में बहुत चंचल है, कभी भी। तो हमें जो कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब ये है कि जो भी हम खा रहे हैं अनाज, चावल, मक्का, बाजरा, गेहूं और कुछ हद तक दालों में भी ये कार्बोहाइड्रेट्स है मुख्य सोर्स हमारे लिए। और जब कार्बोहाइड्रेट जब हम ज़्यादा लेंगे डाइट में तो ये जाके शरीर के अंदर ग्लूकोज में परिवर्तित होते हैं, शुगर में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन अगर इसके बदले आप प्रोटीन चीज़ें लेते हैं, प्रोटीन का मतलब मुख्य रूप से दाल, राजमा, सोयाबीन, पनीर या ड्राई फ्रूट्स, और जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए नॉनवेज डाइट, उनमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, वो इतनी तेज़ी से ग्लूकोज नहीं बनता है। तो भारतीय भोजन में ये पहले 70-80% तक, आज भी कई लोग 70-80% तक अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। वो सिर्फ रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं। गांव में बहुत सारे लोग रोटी या बाजरे की मोटी रोटी और साथ में थोड़ी सी सब्जी, तो उनके डाइट में 80% 70% तक कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। डायबिटीज़ में जब आप कार्बोहाइड्रेट्स कम करते हैं, जब आप धान कम करते हैं और सलाद को बढ़ाते हैं, और डायबिटीज़ का इलाज भी मुख्य रूप से वजन पर निर्भर करता है। जिसका वजन ज़्यादा है उसके लिए अलग तरह की डाइट होती है, सामान्य है उसके लिए अलग होगी। तो जब हम डाइट में धान कम करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स कम करेंगे, तो शुगर बढ़ने की मात्रा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। प्रोटीन या फैट इतनी तेज़ी से शुगर नहीं बढ़ाते। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट पे शुगर लेवल जल्दी बढ़ जाते हैं। अब क्योंकि आजकल गूगलोपैथी चलती है, हर एक आदमी जो है मोबाइल पे गूगल पे कैलोरीज हर चीज़ कैलकुलेट कर लेता है। और ख़ास तौर पे जो डायबिटिक्स होते हैं वो अपना सिस्टम बना लेते हैं कि भाई मेरे को 100 कैलोरी कॉन्सेप्ट तो आजकल है ही, 100 कैलोरी मेरे को खानी है चपाती के अंदर, इसमें मेरे 100 बनती है करीब मेरी, मैं जो चपाती खाता हूँ तो मैंने वो हटाई और 100 कैलोरीज का मैंने एक रसगुल्ला लिया और वो खा लिया। वो अपनी कैलोरीज कैलकुलेट कर लेता है। तो डॉक्टर शैलेश, मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो कन्वर्जन है कैलोरीज की कितनी इंपॉर्टेंस है? सेकेंडली, जो टाइप ऑफ फूड है जिसको अपन अभी ग्लाइसेमिक, चाहे वो इंडेक्स की बात करें या ग्लाइसेमिक लोड की बात करें, वो आप चीज़ें बताएंगे। ये जो कन्वर्जन है इससे शुगर लेवल पे कितना फ्लक्चुएशन आता है? कैलोरीज सेम, टाइप ऑफ फूड की बात करो। जी हाँ, जैसे ग्लूकोज 100% एब्जॉर्ब होता है और तुरंत से शुगर बढ़ाता है। कैलोरीज सेम, 100 ग्राम ग्लूकोज लिया जिसमें लगभग 400 कैलोरीज है, और 100 ग्राम आपने कोई दूसरा फूड लिया और मान लो उसकी भी कैलोरीज 400 है, लेकिन अगर उसमें प्रोटीन है, फैट है दूसरे फूड में, जैसे आपने मान लीजिए दाल बाटी ली, तो बाटी में थोड़ी बाटी है, थोड़ा घी है, थोड़ी दाल है, और उसकी कैलोरीज अगर हम 100 माने और ग्लूकोज की 100 माने, दोनों को खाया तो ग्लूकोज से तो आपका आधे घंटे में ही शुगर एकदम से बढ़ जाएगी, लेकिन बाटी से भी बढ़ेगी कैलोरीज, लेकिन वो बढ़ने में समय लगेगा 2 घंटे 3 घंटे बाद, क्योंकि शरीर को उसको पचाना है, पेट पहले उसको पचाएगा, लेकिन ग्लूकोज को पचाने की आवश्यकता नहीं है, वो सीधा रक्त की शुगर बढ़ाएगा। तो ये फ़र्क होता है। तो कैलोरी का अपना महत्व है, आपको कैलोरी नाप के गिन के लेनी है, लेकिन दोनों चीज़ें आवश्यक है, कैलोरी भी और खाने की गुणवत्ता, खाने की क्वालिटी क्या है, आपके खाने में फैट कितना है, प्रोटीन कितना है, और ऐसा कार्बोहाइड्रेट या ऐसी चीज़ जो मोटा अनाज, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि मोटा अनाज खाएं ताकि शरीर को उसको पचाने में थोड़ा श्रम करना पड़े। सलाद या फ्रूट्स या मोटा अनाज खाने से दांत को भी काम करना है, पेट को भी पचाना है, आंतों को भी काम करना है। ये इसकी बजाय अगर आपने जूस पी लिया 2 गिलास, तो दांत को कुछ नहीं करना है, पेट को भी बहुत कम काम करना है, और वो आंतों से सीधा ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसलिए हम इस तरह की चीज़ें जो तेज़ी से अवशोषित होती है, तेज़ी से एब्जॉर्ब होती है, जो ऑलरेडी बाहर से प्रोसेस्ड है, चक्की में पीसा हुआ है कोई चीज़ जैसे मैदा, तो मैदे से कैलोरीज भी बढ़ जाएगी और मैदे से शुगर भी ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन अगर वही दलिया है तो क्योंकि उसको शरीर को पचाना पड़ेगा, तो उससे शुगर थोड़ी आहिस्ता से बढ़ेगी। कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट की अपन जो बात कर रहे हैं वो बेटर है रादर देन आप सिंपल जो लेते हो, जिसमें डायरेक्ट मतलब समझ लो कि जो मीठी चीज़ आपको नजर आ रही है, जिसमें तो अपन मान के चलते हैं कि शुगर या ग्लूकोज कंटेंट डायरेक्ट है। डॉक्टर गुप्ता, वैसे तो कहा जाता है कि डायबिटीज का एक ही तरीका है डायग्नोसिस का, वो है आप अपना टेस्ट करें, क्योंकि कहते हैं कि ये तो साइलेंट किलर है, जरूरी नहीं कि आपको कोई तकलीफ हो। बेस्ट वे है आपको डायबिटीज पता लगाने का कि आप अपना टेस्ट कराएं। पर फिर भी
मैं दोनों की पूछना चाहूंगा क्योंकि जैसे डॉक्टर दीपक ने बताया कि बच्चों के भी डायबिटीज होती है, टाइप 1 होती है, और एक बच्चे के सिम्टम्स का एक कैसे एनालिसिस लगाते हैं कि ये बच्चे की डायबिटीज है। सेकेंडली जो ज़्यादातर जो मेजोरिटी ऑनसेट ओबीज टाइप 2 जो अपन बात कर रहे थे, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं कॉमनली? वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो डायबिटीज का जो डिटेक्शन का जो तरीका है वो केवल एक ही है, आप अपना टेस्ट रेगुलर बेसिस पे कराएं, क्योंकि हो सकता है कि आपके सिम्टम न्यू। फिर भी कॉमन सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, पहले मैं चाहूंगा कि टाइप 2 या जो बड़े लोगों को होती है, और सेकंड जो बच्चों के जो डायबिटीज कैसे आप पता लगाते हैं कि ये डायबिटिक हो सकता है। बच्चों की टेस्टिंग में नॉर्मली शुगर अपन करा देंगे। देखिए, जो सबसे कॉमनली डायबिटीज है वो टाइप 2 डायबिटीज है, जो कि यूजुअली एडल्ट्स में होती है। हालांकि भी आजकल कम एज में भी कुछ लोगों को होने लगी है लाइफस्टाइल के कारण। तो टाइप 2 डायबिटीज के काफ़ी सालों तक यूजुअली कोई सिम्टम आते ही नहीं है। कोई बहुत सारे पेशेंट्स को ये मान के चलता है कि आधे से ज़्यादा पेशेंट्स को डायबिटीज सिर्फ इसलिए डायग्नोस होती है कि उसने किसी और कारण से टेस्ट कराया था, जैसे कोई सर्जरी करानी थी या कुछ और कारण था, कोई और प्रॉब्लम थी, उसमें शुगर टेस्ट कराया तो उसको पता पड़ा कि उसको डायबिटीज है, तो उसको अदरवाइज कोई सिम्टम नहीं थे। तो टाइप 2 डायबिटीज में काफ़ी सालों तक कोई सिम्टम नहीं होता है, लेकिन जब लंबे टाइम तक 3-4 साल 5 साल तक शुगर लेवल बढ़ा रहता है तो, और अगर उसने टेस्ट नहीं कराया है तो फिर उसमें सिम्टम आने लगते हैं, जैसे जल्दी थकान होना, चिड़चिड़ापन होना, पेशाब में इन्फेक्शन जल्दी हो जाना, ज़्यादा पेशाब आना बार बार, अगर बहुत ज़्यादा शुगर लेवल चल रहा है तो वजन कम होना। ये टाइप 2 डायबिटीज में ये सिम्टम आते हैं, पर ये काफ़ी लेट आते हैं। और आंखों में धुंधलापन आ जाना, और थकान, आंखों में धुंधलापन और ज़्यादा पेशाब आना, ये सबसे कॉमन डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज के सिम्टम है जो कुछ सालों बाद पेशेंट्स को फील होने लग जाते हैं इंसान को। टाइप 1 डायबिटीज में सिम्टम रिलेटिवली जल्दी आते हैं क्योंकि वो बच्चों को होती है, लेकिन बच्चे क्योंकि उनको नहीं पता होता है, इवन जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो भी नहीं सोच पाते हैं कि इस उम्र में इसको डायबिटीज हो सकती है, तो उनको जल्दी सिम्टम आते हैं। जैसे कि सबसे कॉमन सिम्टम होता है उसका वजन कम होना, उसको भूख ज़्यादा लगती है, वो ज़्यादा खाता है लेकिन उसका वजन कम होता जाता है, प्यास ज़्यादा लगती है, पानी खूब पीता है, पेशाब बार बार जाता है, और बार बार पेशाब जा रहा है, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, थकान जल्दी हो रही है, प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, तो उनके पेरेंट्स को देखना चाहिए कि बच्चा क्यों कमजोर हो रहा है, इतना खा रहा है, इतना प्यास लग रही है, तो उसको तुरंत उसके डायबिटीज़ का टेस्ट कराना चाहिए सबसे पहले। तो टाइप 1 डायबिटीज में सिम्टम रिलेटिवली जल्दी आते हैं, और ये कॉमन सिम्टम है, प्यास ज़्यादा लगना, भूख ज़्यादा लगना, वजन कम होना। और जो बड़े टाइप 2 डायबिटीज जो कॉमन है उसमें थकान होना, चिड़चिड़ापन होना, वजन कम होना, यूरिन में इन्फेक्शन होना, पेशाब ज़्यादा जाना, ये सिम्टम्स आते हैं। डॉक्टर जेबी गुप्ता, जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है, खास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ 10 से 20 साल के जो, क्योंकि अब कोई कॉन्सेप्ट जो है डायबिटीज का जो पहले था 40-50 साल लोगों की, आजकल यंगर एज पे भी काफ़ी डायबिटीज आने लगी, तो और चाइल्ड ओबेसिटी अपने यहाँ काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। तो बच्चे के क्योंकि पेरेंट्स या जिनके अब तो ग्रैंड सन या डॉटर किसी को, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें ऑब्जर्व करनी चाहिए कि अगर इस तरीके की चीज़ के बच्चे में दिख रही है तो अपन को डायबिटीज जरूर चेक करा लेनी चाहिए। मैं चाहूँगा कि उसके बॉडीली स्ट्रक्चरल कोई चेंज आते हैं क्या? कई चीज़ें लोग बताते रहते हैं आपके ये है, इवन लोग कान की क्रीज से बता लेते हैं कि साहब आपके कार्डियक प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। तो ऐसी क्या क्या साइंस हैं जो कि पेरेंट्स को बच्चे में ऑब्जर्व करने चाहिए और समय पे शुगर का टेस्ट कराना चाहिए? ये स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको यंग डायबिटीज टाइप 2 जैसे कि जल्दी एज में हो जाती है, 20s में हो जाती है, 25 साल से लेकर 30-35 साल के लिए। और अगर उनको यूजुअली क्या होता है, फैमिली हिस्ट्री है, मदर फादर को है, अगर वो रिलेटिवली ओबीज है, तो उसको जो कॉमन जो सिम्टम जो दिखते हैं बॉडी पे, एक तो आंखों के नीचे उसमें जो है कोलेस्ट्रॉल के वाइट पैचेज आ जाते हैं, वो ध्यान रखना चाहिए। गर्दन के पीछे जो फैट का डिपोजिशन हो जाता है, स्पेशली यहाँ पे नेक पे के पीछे जाके फैट मोटा कलेक्शन होता है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो उनको ज़्यादा वो केयर करने की जरूरत है कि कहीं डायबिटीज़ तो नहीं हो रही है। इसके अलावा डायबिटीज़ के सिम्टम तो है ही, जब शुगर बढ़ेगी तो डायबिटीज़ सिम्टम आएंगे, लेकिन डायबिटीज़ सिम्टम आने से पहले अगर ऐसी चीज़ें हो रही है, वजन बढ़ा हुआ है ऑलरेडी ज़्यादा है, और फैमिली हिस्ट्री है, और यंग एज में अगर है, तो ये चीज़ें पहले सबसे पहले रूल आउट करनी चाहिए इसमें। एक चीज़ तो जरूर बता दें कि किसी भी के भी अगर बॉस चिड़चिड़ा है तो उसकी शुगर जरूर चेक करा। तो आदमी रोज चिड़चिड़ा दिन भर माथा पच्ची करता रहता, आपसे तो बोलिए तू जाके पहले अपनी शुगर चेक करा, क्योंकि चिड़चिड़ापन या रेस्टलेसनेस, थकान, इरिटेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा फीचर है डायबिटीज के डिटेक्शन में। डॉक्टर दीपक कहते हैं कि डायबिटीज तो एक साइलेंट किलर है, कहते हैं कि डायबिटीज से तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर सारा काम डायबिटीज कर देती है। तो कौन कौन से टारगेट ऑर्गन्स हैं
जो कि डायबिटीज कहते हैं, वैसे तो सारे ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर सकती है, पर मेजर रेगुलर चेकअप के हिसाब से या जो कॉमन डिजीज के हिसाब से कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जिसमें डायबिटीज के कारण अफेक्शन है? जैसा डॉक्टर देवी ने बताया कि लगभग 50% केसेज में डायबिटीज एसिम्प्टोमेटिक होती है, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज। तो इसलिए हमने एक हॉस्पिटल की तरफ से एक नारा दिया है, नापो तो जानो। मतलब जब आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा, जिसमें कि डायबिटीज़ है, एक हाइपरटेंशन है। आपने देखा होगा जिनको बीपी बढ़ा हुआ होता है, तो जनरली जो बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ जाता है तो सिम्टम्स आते हैं, तो 90% लोगों में एसिम्प्टोमेटिक होती है। हाई कोलेस्ट्रॉल का होना, वो भी आपको जब कार्डियक प्रॉब्लम हो जाएगी, आप प्रोटीन चेक कराएंगे तो पता चलेगा। साथ में एक ऑस्टियोपोरोसिस करके बीमारी होती है जो महिलाओं में देखने को मिलती है, स्पेशली जब मीनोपॉज आ जाता है, उसमें भी कोई सिम्टम्स नहीं आते। ये 4 कॉमन बीमारियां हैं जो कि हमें अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है हाई रिस्क में तो डेफिनेटली उनको चेक कराना चाहिए। अब डायबिटीज़ के अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो 2 तरह के कॉम्प्लिकेशन मुख्य होते हैं। माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, माइक्रो मतलब छोटी, वेसल्स मतलब जो हमारी धमनियाँ होती हैं। तो स्मॉल जो वेसल्स के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसमें हमारी रेटाइना मतलब आंखों पे असर आ जाना, जिसको रेटाइनोपैथी बोलते हैं। एक नेफ्रोपैथी मतलब किडनी पे असर आ जाना, जिसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं, जिसमें आपके क्रेटिनिन लेवल बढ़ सकता है या यूरिन के थ्रू प्रोटीन बाहर निकल सकती है। और तो तीसरा जो कॉमनली देखने को मिलता है वो होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, नर्व्स पे मतलब पैरों में झंझनाहट, सुन्नापन होना, बाद में हाथों में भी आ सकती है, पर इनिशियली पैरों से स्टार्ट होती है। तो ये माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो काफ़ी कॉमनली डायबिटीज़ वालों में देखने को मिलते हैं, स्पेशली अनकंट्रोल्ड डायबिटीज या ड्यूरेशन ऑफ द डायबिटीज़ काफ़ी प्रोलॉन्ग होता है तो उन लोगों में देखने को मिलते हैं। जो सेकंड कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं वो होते हैं मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। मैक्रो मतलब बड़ी वेसल्स जो हमारी है उनमें अगर रुकावट हो जाती है, जिसमें स्पेशली हार्ट की बीमारियां होती हैं। आपने देखा होगा डायबिटीज़ वालों को लगभग जो हमारे यहाँ पे अगर हार्ट के 10% एडमिट होते हैं तो उनमें 70% लोग होते हैं जिनको डायबिटीज़ होती है। 67% जो रिस्क होती है वो ज़्यादा होती है डायबिटीज़ वालों को कि उनमें हार्ट की समस्या, उसमें हार्ट में मायोकार्डियल इंफार्क्शन मतलब हार्ट अटैक आना हो सकता है, हार्ट का फेल होना हो सकता है। साथ में स्ट्रोक में भी लगभग इतना ही % रोल होता है डायबिटीज़ का, क्योंकि वहाँ पे भी जो ब्लड वेसल्स होती हैं कॉमन कैरोटिड आर्टरी, वहाँ पे भी धमनियों में थक्का जम जाता है, पुअर ब्लड सप्लाई की वजह से वहाँ पे रुकावट आती है और वो पैरालिसिस आ सकता है। जो थर्ड जो कॉमनली देखने को मिलती है वो होती है गैंग्रीन। आपने देखा होगा डायबिटीज़ वाले लोगों में अगर हॉस्पिटल में 10 के लोगों के हमें पैर का एम्पुटेशन करना पड़ता है तो 50% लोग होते हैं जिनको डायबिटीज़ होती है। और सेकंड जो कॉमन होता है उनमें स्मोकिंग की होती है। तो ये कॉमनली जो हमें देखने को मिलते हैं डायबिटीज़ वालों में माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, इनको हमें डायबिटीज़ कंट्रोल करके हम रोक सकते हैं। डॉक्टर जेबी गुप्ता, जब भी कोई पेशेंट के एक बार डायबिटीज डिटेक्ट हो गई, जैसे टारगेट ऑर्गन्स जो डॉक्टर दीपक ने बताई दिए कि भाई आईज है, किडनी है, वेसल्स है, हार्ट है, पेरिफेरी है, ये जो जितने भी मेजर जो है, क्या क्या चेकअप कराना चाहिए? कोई भी एक पेशेंट आज डायबिटिक लेवल हो गया, अब ठीक है ट्रीटमेंट तो वो लेगा ही, वो अपन डिस्कस करेंगे, पर क्या क्या टेस्ट कराने चाहिए और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रखनी चाहिए? आज मान लो आपने हार्ट का चेकअप करा लिया, किडनी का चेकअप करा लिया, आई का चेकअप करा लिया, पहले तो उसमें कौन कौन से स्पेसिफिक टेस्ट हैं वो जरूर होने चाहिए। सेकेंडली उसकी फ्रीक्वेंसी इफ दे आर नॉर्मल, आज नॉर्मल है, कितने समय बाद रिपीट होना चाहिए? बिल्कुल, जैसे ही किसी को पेशेंट को डायबिटीज डायग्नोस होती है तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक टेस्ट हैं जो उस पेशेंट्स को हम एडवाइस करते हैं ये देखने के लिए कि डायबिटीज़ ने आप जिस दिन उसको डायग्नोस हुई है उस दिन कितने ऑर्गन को इफेक्ट किया है और कौन कौन से ऑर्गन में उसका इफेक्ट आया है। उसमें सबसे कॉमन टेस्ट एक तो सीबीसी टेस्ट हो गया जिसमें हीमोग्लोबिन लेवल, ब्लड काउंट्स वगैरह हो गया है। इसके अलावा ब्लड शुगर फास्टिंग वाला और खाने के 2 घंटे बाद वाला, पीपी वाला, HbA1c लेवल हो गया, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। इसके अलावा लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल लेवल हो गया, जिससे कि क्योंकि डायबिटीज पेशेंट्स को कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा होता है वो देखने के लिए करता है। इसके अलावा RFT किडनी फंक्शन टेस्ट है, किडनी का इन्वॉल्वमेंट हुआ है या नहीं हुआ है अभी तक। और इसके अलावा लीवर के जो टेस्ट हैं SGO-TPT मिनिमम, जो लीवर एंजाइम कहीं बढ़ तो नहीं रहे। इसके बाद में यूरिन है, यूरिन माइक्रोएल्बुमिन, यूरिन में भी जो किडनी का इन्वॉल्वमेंट होता है वो यूरिन के थ्रू ही पता पड़ता है कि किडनी में से प्रोटीन निकल रही है निकल रही है। अगर प्रोटीन ज़्यादा निकल रही है तब तो नॉर्मल यूरिन टेस्ट में ही प्रोटीन आ जाती है। अगर शुरुआत हो गई है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कि नॉर्मल यूरिन नहीं आती, यूरिनरी माइक्रोएल्बुमिन टेस्ट होता है, वो टेस्ट कराता है तो यूरिन में उसकी स्टेज पता पड़ जाती है कि किडनी पे इन्वॉल्वमेंट शुरू हुआ है कि नहीं हुआ। इसके अलावा बेसिक हार्ट के लिए ECG और 2D इको टेस्ट और एक सोनोग्राफी करके किडनी का स्टेटस, लीवर का स्टेटस, ये सब देखने के लिए ये मिनिमम बेसिक टेस्ट है, कॉमन टेस्ट है, ये कराते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक टेस्ट है जैसे कि डायबिटिक न्यूरोपैथी के लिए अपन NCB टेस्ट कराते हैं, वो कराना होता है। किसी पेशेंट्स को हमें लगता है कि उसके और फर्दर ऑस्टियोपोरोसिस है उसके लिए कुछ बोन मैरो डेंसिटी टेस्ट कराना है तो वो कराते हैं। आगे और स्पेसिफिक होता है पर कॉमन टेस्ट ये वाले हैं जो फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? जब आज मैंने टेस्ट कराए सारे नॉर्मल है,
हाँ कितने समय बाद, ठीक है शुगर तो अपन रेगुलर कराते रहेंगे, ये जो इन्वेस्टिगेशंस हैं जो कि कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं डायबिटीज के, टारगेट जो ऑर्गन्स है उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है? बिल्कुल, देखो डायबिटीज पेशेंट को हम शुगर लेवल तो एटलीस्ट वीकली हम उसको बोलते हैं, अगर उसको डायबिटीज है तो कम से कम सप्ताह में, अगर कंट्रोल है तो सप्ताह में एक बार अपने घर पे ग्लूकोमीटर से करते रहें, ताकि उसको मालूम रहे कि उसका शुगर कंट्रोल चल रहा है, अनकंट्रोल चल रहा है, अनकंट्रोल चल रहा है, तो डॉक्टर से आके कंसल्ट करें, मेडिसिन ट्रीटमेंट चेंज करवाएं। और इसके अलावा जो बाकी टेस्ट हैं, अगर लिपिड प्रोफाइल है, कोलेस्ट्रॉल का, HbA1c है, किडनी की रिपोर्ट्स हैं, अगर ये सब नॉर्मल है तो 6-6 महीने में एक बार करवाने की जरूरत होती है। HbA1c अगर अनकंट्रोल है तो हर 3 महीने में कराने को बोलते हैं, अगर कंट्रोल चल रहा है तो हर 6 महीने में कराना होता है। और स्पेसिफिक टेस्ट जो है जैसे माइक्रोएल्ब्यूमिनुरिया हो गया या और कोई सोनोग्राफी होगी, अगर सब कुछ नॉर्मल है तो साल में एक बार करवाना ही है। ईयरली अपना चेकअप कराते रहना ईयरली तो चाहिए। कंप्लीट चेकअप कराना ही चाहिए। डॉक्टर शैलेश, ठीक है इन्वेस्टिगेशन भी हो गए, अपने टारगेट ऑर्गन्स भी अपन ने देख लिए, किडनीज, आईज, हार्ट, सबका वर्कअप हो गया, सब चीजें बात हो गई, सब जने अवेयर है। आज साइंटिफिक डेटा है, जो सारा डेटा देखते हैं तो भी मान के चलते हैं कि 75-80% पेशेंट्स डायबिटीज पे कंट्रोल नहीं है। कारण उस पर अपन जिक्र करेंगे कि क्या कारण है, ठीक है। पेशेंट की गलती तो अपन मानते हैं कि एक चीज़ है कि हाँ उसने दवाई नहीं ली या खाने पे ध्यान नहीं लिया। लाइफ स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, कहना बहुत आसान है। 5-7-10 दिन तक आदमी सुबह उठता है, घूमता है, फिर उसके बाद वापस वहीं पहुंच जाता है। खाने का थोड़े दिन तक कंट्रोल करता है, फिर वापस पहुंच जाता है। पर एक जो डर, ज़्यादातर पेशेंट जो डायबिटीज के होते हैं उनको ये लगता है एक बार अगर उसके चक्कर आ गया शुगर कम होने की वजह से, फिर तो वो तय कर ही लेता है कि मैं तो पूरी गोली नहीं लूंगा, कुछ भी हो जाए। ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन माना जाता है। क्या हम मानते हैं इतनी सारी चीजें करने के बाद भी, मैंने जैसे आपको बताया कि ऑलमोस्ट 80% पेशेंट्स आज भी कंट्रोल नहीं है। पहली चीज इंटरनेशनल डेटा क्या कहता है, दूसरा इंडियन डेटा क्या कहता है, इसके पीछे रीजन क्या मानते हैं? क्या ड्रग्स कमजोर हैं, या प्रॉपर पेशेंट मेडिकेशन नहीं लेता, या वो लाइफ स्टाइल को इग्नोर कर देता है, गोलियां खाता रहता है, सोचता तो गोली करेगी कहाँ, बेवजह रखना, क्या रीजन? भारत में लगभग 70-80% लोगों की डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती है, जो कि गाइडलाइंस बताती हैं उस हिसाब से नहीं होती हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में भी लगभग यही है। वहाँ पर 50-60% लोगों की डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती है। सब साधन होते हुए भी, सारे संपन्न होते हुए भी वो लोग ये नहीं कर पाते हैं। तो इसकी मुख्य वजह केवल दवाई नहीं है, क्योंकि दवाई तो उनके पास बहुत है। हमारे यहाँ हो सकता है कई लोगों को दवाई नहीं मिल पा रही हो, लेकिन सरकार की तरफ से फिर भी आज भी मुफ्त दवाइयाँ मिलती है। तो इसकी मुख्य वजह कोई एक नहीं है, अनेक वजह है, और हर व्यक्ति के लिए अलग अलग वजह हो सकती है। जैसा आपने जिक्र किया कि लो शुगर, अगर किसी डायबिटीज़ के पेशेंट का एक बार एक्सपीरियंस हो गया लो शुगर का, सीरियस हाइपोग्लाइसीमिया जिसे कहते हैं, शुगर कम हो जाना, जब आपकी शुगर एक नॉर्मल लेवल से कम जाती है, जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स में हो सकता है, क्योंकि दवाई लेते हैं, कई बार 100% मैच नहीं हो सकता कि आपने इतनी दवाई ली तो इतना खाना खाया तो शुगर इतनी रहेगी, ये मैथमेटिक्स नहीं चलती है। तो कई बार किसी वजह से खाना कम खाया, आपने दवाई तो ले ली लेकिन खाना मनपसंद नहीं आया, या खाना खाते समय बीवी से झगड़ा हो गया, खाना नहीं खाऊंगा, दवाई तो ले ली। बहुत कॉमन कारण है। तो अब क्या होगा? दवाई तो ले ली, दवाई तो अपना काम करेगी, दवाई तो शुगर डाउन करेगी, और शुगर डाउन जब होगी तो गुस्सा आएगा, माथा बन आएगा, पसीना आएगा, चक्कर आएगा। तो ये जो लक्षण भयावह होते हैं कई बार, और फैमिली जब देखती है, बच्चे देखते हैं, स्पाउस देखता है कि एकदम पसीने से कप आ रहा है और केयर नहीं मिलती तो बेहोश भी हो जाते हैं। तो ये पूरे सीन इतना भयावह होता है कि लोग सोचते हैं कि रहने दो डायबिटीज़ का इलाज, तुम्हारे यही करो, सीधा थोड़ा सा ये कर लो, दाना मेथी ले लो, जामुन खा लो, ये अंग्रेजी दवाइयाँ खाओगे, शुगर डाउन हो जाएगी और मुश्किल हो जाएगी। तो ये आवश्यक है समझना कि लो शुगर होना डायबिटीज़ का एक कॉम्प्लिकेशन है जो किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है, लेकिन सावधानी रखने से इससे पूरी तरह बचा जा सकता है। आप एक्सीडेंट हो जाएगा इस वजह से गाड़ी चलाना थोड़ी छोड़ते हो। आपको पता है रोज टोंक रोड पे एक एक्सीडेंट हो रहा है, लेकिन कौन गाड़ी चलाना छोड़ता है? तो लो शुगर हो गई, इससे आप दवाई लेना बंद थोड़ी करोगे। दूसरा आपका प्रश्न था कि
क्या कारण है लो शुगर होने के। तो जैसा मैं बता रहा था, आपने खाना कम खाया या फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा कर ली बहुत, और ये बच्चों के साथ बहुत होता है। अचानक कोई बाहर से पड़ोसी ने बुलाया कि भी आज आप बाहर खेलेंगे, और वो उसका खेलने का नॉर्मल टाइम नहीं है, लेकिन उसने फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा कर ली तो शुगर डाउन हो जाएगी। तो पेरेंट्स को और जो केयर टेकर हैं उनको ये ध्यान रखना होता है एक्टिविटीज़ का, कि भाई बच्चा आज अनयूजुअल फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है जो ये सामान्यतः नहीं कर रहा है। आप कहीं जा रहे हो, अचानक मार्केट में घूमने चले गए, खरीदारी करने चले गए, शॉपिंग करने चले गए, खाने का टाइम हो गया, लेकिन शॉपिंग में इतने व्यस्त हैं कि खाने का टाइम का पता नहीं रहा, चलते जा रहे हैं मार्केट में, और खाना नहीं खाया, दवाई सुबह ली हुई है, शुगर डाउन हो गई। तो कई सारी ऐसी स्थितियाँ हैं, कुछ गुर्दे की बीमारियाँ जिनको होती है, कोई इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम जिनको होती है, कुछ अन्य बीमारियाँ होती हैं जिनके साथ शुगर डाउन होने का रिस्क ज़्यादा होता है। तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग स्थिति होती है कि किस समय शुगर डाउन हो रही है, और ये आपकी व्यवस्थित दिनचर्या से कंट्रोल की जा सकती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर शैलेश ने कही है कि जो कि क्रॉनिक डायबिटिक पेशेंट्स की बात कर रहा हूँ, जिनके लंबे समय से डायबिटीज़ है और वो बहुत टाइटली कंट्रोल होने लग गई या शुगर कम होने लग गई, हाइपोग्लाइसीमिया, तो किडनी का चेकअप जरूर करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा रीज़न है। जब आपकी किडनी में इफेक्ट आना शुरू होता है तो लगता है कि शुगर तो मेरी बहुत अच्छी कंट्रोल हो रही है, पता चला वो किडनीज में प्रॉब्लम है। देखो अभी जो मैंने बात कही थी आपको कि 80% पेशेंट्स कंट्रोल नहीं है, ये भी बिल्कुल क्लियर है कि डायबिटीज में इंसुलिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और बेसिक अपने जितनी भी दवाइयां देते हैं वो घूम फिर के, चाहे वो पैनक्रियाज पे इफेक्ट करो या और भी कई तरीके से एक्ट करती हैं, उनकी डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता, पर इंसुलिन का समय पे उपयोग ना होना या इंसुलिन का नाम सुनते ही पेशेंट का डॉक्टर बदल के उसके पास चले जाना कि जो गोलियां देता हो, ये भी एक रीजन है क्या कि डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस का ज्यादा होना या डायबिटीज प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं होना। जी हाँ, आम तौर पे हिंदुस्तान में ये माना जाता है कि इंसुलिन की जब लोगों को ज़रूरत होती है और 5 से 10 साल का डिले होता है इंसुलिन में, आपको ज़रूरत आज हो रही है लेकिन आप खींचते जाते हैं और डॉक्टर को कहते रहते हैं भाई आज इंसुलिन मत दो, मैं 3 महीने बढ़िया कंट्रोल करके दिखा दूंगा आपको, 3 महीने दे दो आप मेरे को, 3 महीने बाद आप चाहे तो लगा लेना इंसुलिन। वो 3 महीने कभी नहीं आते, क्योंकि 3 महीने के बाद या तो वो डॉक्टर ही बदल लेता है कि ये जाएंगे, ये तो कहेगा इंसुलिन लगाओ। पक्का थे इंसुलिन का पहले दिन नाम लिया, उस पहले डॉक्टर से तो वो कभी इंसुलिन नहीं लेगा, वो 2-3 तो बदले गए। बिल्कुल सही बात। और इंसुलिन जब डिले होता है आपको, क्योंकि डॉक्टर जेबी ने बताया कि डायबिटीज़ ज़्यादातर लोगों में लक्षण रहित है, आप इंसुलिन नहीं ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि साइलेंट शरीर को नुकसान तो अंदर कर रही है वो। तो लोग, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये डॉक्टर फालतू में मुझे इंसुलिन का कह रहे हैं, शुगर बढ़ी हुई है, ठीक है शुगर बढ़ी हुई है तो मेरे को तो दिक्कत कुछ नहीं हो रही, मैं तो सब घूम फिर रहा हूँ, आराम से अपना कामकाज कर रहा हूँ, हेल्दी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, तो मैं इंसुलिन अभी क्यों लूँ। और फिर यूट्यूब पे, गूगल पे बहुत सारा ज्ञान मिल जाता है कि इंसुलिन नहीं लेना है। कोई परम ज्ञानी बाबा जी कह देंगे कि इंसुलिन मत लो, मेरे पास आ जाओ। तो बहुत सारी ऐसी वजह हैं जिससे इंसुलिन डिले होता है, और इंसुलिन डिले होने से शरीर के अंदर किडनी पे, हार्ट पे, आँखों में, जब आँखों में रेटाइनोपैथी होती है तो नज़र कमज़ोर होती है या नज़र जा सकती है। तो ये सब जो कॉम्प्लिकेशंस धीरे धीरे पनपते हैं और अचानक सामने आते हैं। तो मतलब समय पे इंसुलिन का प्रॉपरली यूज नहीं होना या डिलेड यूज होना इंसुलिन का एक मेजर कारण मान के चलते हैं कि आप डायबिटीज जो अपने 80% लोगों के कंट्रोल नहीं है, अगर वो समय पे इंसुलिन ले लेते, मतलब अगर सजेस्टेड है, ऐसा नहीं कि हर एक को इंसुलिन की जरूरत है, पर अगर समय पे डॉक्टर ने कहा और अगर वो ले ले तो अपन कॉम्प्लिकेशंस पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंडली शुगर भी बेटर कंट्रोल हो सकती है। ये आपका मतलब मैसेज ग्रुप है मेरे। जी हाँ, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि एक बार मैंने इंसुलिन ले लिया तो फिर छुड़ा नहीं सकते, इंसुलिन की लत लग जाएगी, जिंदगी भर लेना पड़ेगा। नहीं, दूसरा ये भी रहता है, लोगों को लगता है कि अभी से इंसुलिन पे, मतलब ये एक दिमाग के अंदर है, मतलब ये तो इंसुलिन तो जब लेना है जब एक बार बाईपास हो जाए या किडनी खराब हो जाए या आंखें खराब हो जाए तब इंसुलिन लेना। तो आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर समय पे इंसुलिन ले तो वहां तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप भी इतने समय से पेशेंट्स देख रहे हैं, पहली बार जैसे इंसुलिन का नाम लेते हैं तो दिमाग में सामने पेशेंट अटेंडेंट को तो अभी से
और आप कहते हो कि यही सही समय है, क्या क्या मानते हैं? हाँ जी हाँ बिल्कुल। और ये खास तौर से स्थिति खराब होती है जब किसी बच्चे को डायबिटीज़ हुई, किसी 5 साल के बच्चे को डायबिटीज़ हुई, आज पता लगी, पेरेंट्स गए डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने कहा इंसुलिन चालू होगा। तो पेरेंट्स को विश्वास ही नहीं होता है कि मेरे 5 साल के बच्चे को पहले तो डायबिटीज़ हो कैसे गई, गलत है, रिपोर्ट गलत है, और कंफर्म कर लिया 2 बार 3 बार, और फिर इंसुलिन, बच्चे को इंसुलिन कैसे लगा देंगे और ये बच्चा इंसुलिन कैसे लेगा। और जब फिर और ये पता लगता है कि ये इंसुलिन तो बंद नहीं होगा, ज़िंदगी भर चलेगा, तो मानने को तैयार नहीं होते पेरेंट्स। सब सारी इधर उधर सब जगह घूमते हैं, अपने रिसोर्सेज से सब पता लगाते हैं, इस बीच तबीयत बिगड़ती रहती है। और कई बार इंसुलिन नहीं लेने से बच्चों में तो कुछ ही दिनों में कीटोएसिडोसिस नामक गंभीर बीमारी हो जाती है। और 1/3 बच्चे, अगर 100 बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज़ डिटेक्ट होती है, उसमें से लगभग 30 बच्चे डायरेक्टली आईसीयू में एडमिट होते हैं, सिर्फ इसी जिद के कारण कि मैं इंसुलिन नहीं लगाऊंगा। इंसुलिन नहीं लगाने से शुगर बच्चों में बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है, 500 600 700 तक पहुंच के, और बेहोशी की जैसी अवस्था होती है और आईसीयू में एडमिट होते हैं। तो एक बार लेकिन जब पेरेंट्स को समझ में आ जाती है कि इंसुलिन के बिना कोई चारा नहीं है, इंसुलिन के अलावा कोई विकल्प नहीं है, तो फिर वो आराम से बच्चा भी इंसुलिन लेता है, पेरेंट्स भी इंसुलिन देते हैं, और ज़िंदगी भर इंसुलिन बच्चे को लगता है थ्रू आउट लाइफ। जो बच्चे अपना ढंग से ध्यान रखते हैं, जो पेरेंट्स ध्यान रखते हैं, ऐसे बच्चों को ज़िंदगी भर कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, सामान्य नॉर्मल दूसरे बच्चों की तरह ही वो जीवन यापन करते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जो कि अपन नाम तो नहीं लेना चाहेंगे, पर चाहे वो प्लेयर्स हो या अदर सेलिब्रिटीज हो, तो रेगुलर मतलब मैच में 3-3 बार इंसुलिन लगा के आए थे, और वो मैच खेल, इंटरनेशनल मैचेस खेलते हैं। तो इंसुलिन, मैंने इसलिए ये बात कही कि जिनके जैसे थायराइड की प्रॉब्लम होती है, सुबह उठ के रोज वो खाली गोली खा लेते हैं, उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि उसमें सॉल्ट क्या है। तो डॉक्टर शैलेश में पूछना चाहूंगा, इट इज फियर ऑफ इंजेक्शन और नेम ऑफ इंसुलिन। ये इंजेक्शन की वजह से लोगों को इंसुलिन से ज्यादा दूर भागते हैं, या इंसुलिन लो तो अभी से इंसुलिन, इट इज फियर ऑफ इंजेक्शन? दोनों ही बातें हैं, क्योंकि इंजेक्शन भी है, और कई बार ये देखा है मैंने कि बच्चा जो अगर 14-15 साल का बच्चा होता है तो वो इतना डर रहा नहीं होता है, वो सुई से नहीं डर रहा जितना पेरेंट्स और घर वाले डरते हैं। और जब आजकल जो टेक्निक आ रही है इंसुलिन इंजेक्शन की, वो इतनी बढ़िया क्वालिटी की सिरिंजेस आती हैं, इतनी बढ़िया क्वालिटी की नीडल्स होती हैं, जिससे ऑलमोस्ट पेनलेस है। अगर आंख बंद करके मैं आप में से किसी को भी इंसुलिन का इंजेक्शन लगा दूं, पता नहीं चलेगा, आपको किसी को पता नहीं लगेगा कि इंजेक्शन भी लगा है। इतना बढ़िया टेक्नोलॉजी से आजकल इंसुलिन इंजेक्शन से जैसे लोगों के मच्छर काट जाते हैं, अगले दिन पता चलता है कि यहाँ काटा था, तो आपको पता थोड़ा ना चला। डॉक्टर जी भी जैसे बात हुई कि इंसुलिन का किस तरीके से दिया जाए, तो अब क्योंकि अपना एडवांसेस की भी आज अपन को बात करनी है, तो इंसुलिन इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि गोलियां तो सब लोग ले लेते हैं, गोलियों में कोई फर्क नहीं पड़ता, ना पूछते हैं कि गोली क्या काम करती है, कोई नहीं पूछता। इंसुलिन इन्फ्यूजन में क्या क्या डेवलपमेंट हुए, क्योंकि इंजेक्शन एक, इसमें कोई दो राय नहीं कि ट्रबलसम तो है, खास तौर पे जब आप खुद सिरिंज से भरते थे तो काफी चेंजेस आ गए। क्या क्या डेवलपमेंट हुए खास तौर पे इंसुलिन डिलीवरी सिस्टम पे? सेकंड, इंसुलिन की क्या गोली या स्प्रे, कोई सी भी चीज हो, उसका आज क्या स्टेटस है? क्योंकि कई बार आता रहता और सोचता था कि इंजेक्शन से मुझे कब मुक्ति मिलेगी, क्या क्या डेवलपमेंट? बिल्कुल, क्योंकि इंसुलिन की ज़रूरत डायबिटीज पेशेंट को ऑलमोस्ट सबको ज़रूरत पड़ती है। किसको पहले जो रिक्वायरमेंट होती है, किसी को थोड़ा कुछ सालों बाद ज़रूरत होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जैसे डॉक्टर शैलेश ने बताया, कि इंसुलिन का नाम सुनते ही पेशेंट सबसे पहले चमकता है। वो ये सोच के, एक तो उसको लगता है कि इंसुलिन मतलब लास्ट स्टेज है, मतलब इंसुलिन चालू हो गया मतलब मेरा अंत समय आ गया, अब इसके बाद कोई इलाज है ही नहीं, ये आखिरी इलाज है। ये की गलत भ्रांति है, बहुत बुरी भ्रांति है जो लोगों में है। दूसरा, इंजेक्शन का पेन का डर लगता है। लेकिन जैसा कि ट्रेडिशनल अपन देख रहे हैं सालों से, जो इंसुलिन सिरिंज आती थी और वो सिरिंज से लगाते थे, वो डेफिनेटली वो थोड़ी पेनफुल होती थी, क्योंकि उसमें एक निडल भी बड़ी होती थी, निडल मोटी होती थी। अब इंसुलिन पेन आ गए, कार्ट्रेज आ गई है, रिफिल वाले कार्ट्रेज होती है, जिसमें कि पेन के अंदर आप कार्ट्रेज डालिए, और इंसुलिन निडल इतनी छोटी होती है, इतनी बारीक होती है कि अगर अपन ऐसे आंखों से देखें तो एक बार दिखती भी नहीं है। और जैसा कि डॉक्टर शैलेश ने बताया कि आंख बंद करके लगा देंगे तो मालूम भी नहीं पड़ेगा कि इंसुलिन लग गए। तो जो अभी जो आगे इंसुलिन में रिसर्च चल रही है, उसका ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट तो ये है कि पेनलेस इंसुलिन हो।
पेन नहीं होगा तो लोगों को डर नहीं होगा, क्योंकि 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार तक इंसुलिन लगानी पड़ती है। तो इंसान आराम से इंसुलिन लगा ले, उसको कोई डर नहीं हो, पेन नहीं हो। तो बहुत सारे अब नए नए ट्रेंड्स, बहुत नई नई नीडल्स और नए पेन आ गए हैं। इंसुलिन डिलीवरी सिस्टम बहुत अच्छे हो गए हैं, जिससे कि पेन नहीं होता है, कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, इंजेक्शन साइड पे कोई हिमेटोमा नहीं बनता है, कोई रिएक्शन नहीं होता है, खुजली नहीं होती है। इसके अलावा जिसको इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसको कि बहुत इंसुलिन ज़्यादा चाहिए, बार बार लगाने की जरूरत होती है, तो आजकल इंसुलिन इन्फ्यूजन भी आ गए हैं। इंसुलिन इन्फ्यूजन पंप आ गए हैं, जो एक छोटी सी मशीन के रूप में होते हैं, जिसको कि आप जैसा कि ये इस तरह की एक छोटा सा इंसुलिन पंप है ये। इसमें कंसंट्रेटेड इंसुलिन कार्टेज होती है जो कि उसमें लग जाती है, और इसके साथ एक निडल, एक सेंसर के थ्रू निडल स्किन के अंदर लगी रहती है परमानेंट, और ये आप साइड में पॉकेट में या बेल्ट के साथ इसको बांध सकते हो कमर में, जो दिखती भी नहीं है। ये आप जिसमें टाइम सेट कर देंगे, इसमें भी 2 तरह क्या आता है, एक सेंसर बेस्ड होती है, एक नॉर्मल होती है। सेंसर बेस्ड होती है, इसमें अपने आप वो अपने ब्लड शुगर लेवल मॉनिटर करती है, जैसे ही शुगर लेवल बढ़ता है उसके हिसाब से वो अपने आप डिसाइड करती है मशीन कि कितनी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से वो इंसुलिन इसमें इंजेक्ट कर देती है ऑटोमेटिक। आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आपको कब शुगर बढ़ी, कब इंजेक्शन लग गया, कब शुगर कंट्रोल हो गई। दूसरी जो होती है वो सेंसर बेस्ड नहीं होती है, उसमें अपने को सेटिंग करनी पड़ती है कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उसमें कितनी कितनी इंसुलिन रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से उसमें सेटिंग हो जाती है। तो जैसे आप खाना खाएंगे 3 टाइम जब लगेगा टाइमिंग, उसके हिसाब से वो इतनी यूनिट ऑटोमेटिक इंजेक्ट हो जाती है। तो उसमें पेन नहीं होता है, खाली जो निडल अंदर लगी होती है स्किन के अंदर सेंसर, कुछ दिनों तक उसको 3 से 5 दिन बाद उसको चेंज करनी होती है। तो इसमें कोई झंझट नहीं होता। आप कहीं भी जा रहे हो, किसी भी जगह, कहीं पार्टी में गए हो, कहीं भी गए हो, आपको मालूम नहीं है कि इंसुलिन लेने की जरूरत है, क्योंकि इंसुलिन तो ऑलरेडी आपके साथ है, वो अपने आप खाना खाएंगे आपके हिसाब से वो इंसुलिन अपने आप लग जाएगी। पर इसका मतलब तो, ये नहीं है कि आप मीठा भी खाओ, यानी हाँ, किसी मटेरियल नहीं है। हाँ, इससे डाइट पेटर्न लाइफस्टाइल का कोई मतलब इसमें रिलैक्सेशन नहीं है, वो तो करना ही है, अपने को अपनी जगह है ही उसकी वैल्यू। ये सिर्फ इंसुलिन डिलीवरी सिस्टम के है, तो आपकी लाइफ आसान हो, बिल्कुल नॉर्मल हो, उसके लिए नई नई टेक्निक आ गई है। इसके अलावा आजकल बहुत नई नई इंसुलिन आ गई, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन भी आ गई है, ओबीज पेशेंट्स के लिए भी आ गई है, जिनको अपन इंसुलिन कॉमन भाषा में इंसुलिन कहते हैं, एक्चुअली वो इंसुलिन नहीं है। वो सप्ताह में 1 बार लगाने वाली भी होती है, जिसका वेट ज़्यादा है उससे वेट भी कम होता है। अब धीरे धीरे महीने में 1 बार वाली भी आ रही है, उस पर भी रिसर्च चल रही है। तो ये तो इंजेक्टेबल इंसुलिन जो वैरायटी है वो है। इसके अलावा बहुत सारी ट्रायल्स और स्टडी चल रही है, जैसे नेजल स्प्रे के रूप में इंसुलिन आ जाए। कई ट्रायल हुई भी है, लेकिन समाव उनका एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं था, इसलिए अभी तक सक्सेस नहीं हुई है। इंसुलिन पिल्स के भी टैबलेट, कैप्सूल भी ट्रायल में चल रहे हैं कि इंसुलिन को कैप्सूल के रूप में डाल के उसमें दे दिया जाए, लेकिन अभी वो सब अभी ट्रायल फेज में। अभी हो सकता है आने वाले कुछ सालों में वो सब मार्केट में आ जाए, जैसे आप टैबलेट खाते हो उस तरह इंसुलिन की भी एक टैबलेट बन जाए और आप आगे इंसुलिन ले पाओ। आज की तारीख के अंदर नहीं है। डॉक्टर दीपक, बात आती है क्योर की, ये तो सब कंट्रोल वाली बात आ गई कि भाई कहते हैं ना, डायबिटीज एक बार हो गई तो जिंदगी भर रहेगी। पर लोगों का तो इंटरेस्ट इस बात में है कि भाई डायबिटीज मेरे क्योर हो जाएगी क्या, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, मैं बिल्कुल हट जाऊंगा। तो इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं कि क्योर के अंदर, क्योंकि भाई कई बार आदमी देखता है कि भाई न्यूज़ आती है कि साहब आजकल तो जो कॉन्सेप्ट है वो हर चीज़ों में बढ़ता जा रहा है, चाहे वो पेनक्रियास से रिलेटेड हो, चाहे स्टेम सेल्स का हो। आज की तारीख में डायबिटीज को क्योर करने में या पूरी 100% ट्रीटमेंट हो जाए, वो स्टेज कहाँ तक पहुंची है? इसमें हमें वही है कि डायबिटीज के टाइप में जाना होगा। जैसे मैं एक बात कर रहा हूँ, एक जो है बुजुर्ग आदमी 50-60 साल का, टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज में हम बात करें, अगर जैसे हमारे हॉस्पिटल में एक स्टडी भी चल रही है, अगर न्यूली डायग्नोज हैं, उनकी डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम दवाइयों पे हैं, इंसुलिन पे नहीं हैं, उन लोग अगर बहुत ज़्यादा उनका वेट है तो डेफिनेटली अगर वो अपना वेट कम करते हैं तो उनका, जिसको एक नई टर्म आई है टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्सल, है ना, वो उनकी डायबिटीज़ ठीक हो सकती है सिर्फ डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से। डाइट से कंट्रोल करके, एक्सरसाइज करके, अपना वेट कम करके वो डायबिटीज़ फ्री हो सकते हैं। लेकिन वो तब तक ही है जब तक कि वो डाइट और लाइफस्टाइल का ध्यान रखेंगे अल्टीमेटली, क्योंकि जब डायबिटीज़ हमें हुई है इसके बाद हमारा 50% बीटा सेल ऑलरेडी लॉस हो चुका है, तो हमें डायबिटीज़ तो रहेगी, लेकिन वो बिना डायबिटीज़ के आप रह सकते हैं। बात करते हैं हम कि जो प्रेगनेंसी से डायबिटीज़ है वो भी जैसे ज़्यादातर लोगों में डिलीवरी के बाद में ठीक हो जाती है। स्टेम सेल थेरेपी की अभी ट्रायल चल रही हैं, लेकिन वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई हैं कि उनके हम कहेंगे कि आप स्टेम सेल थेरेपी जाओ वहाँ पे करा लो। उनके रिजल्ट अभी बेटर नहीं हुए हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने कराई है लेकिन अल्टीमेटली उन्हें
में फिर से हुई इंसुलिन और टैबलेट की उनको ज़रूरत पड़ गई। तो डॉक्टर शैलेश जैसे बात की डॉक्टर दीपक ने कि वेट रिड्यूस कर लेते हैं, जैसे अभी आप इस ट्रायल के अंदर आप तीनों जने इन्वॉल्व हैं। बेरिएट्रिक सर्जरी जो क्योंकि ओबेसिटी से डायबिटीज का लिंक सबको ही पता है और वेट गेन जो है वो एक बहुत मेजर कारण है डायबिटीज या शुगर होने का। और बेरिएट्रिक सर्जरी के जितने भी एड्स आते हैं उसके अंदर एक ये भी नीचे लिखा हुआ होता है कि आपकी डायबिटीज भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इतने पेशेंट्स आपने भी देखे होंगे जो कि डायबिटिक ओबीस थे जिन्होंने बेरिएट्रिक सर्जरी कराई। पहली चीज कि बेरिएट्रिक सर्जरी के बाद डायबिटीज क्योर हो गई क्या उनकी या बिल्कुल मिनिमल उसके अंदर आ गई। सेकेंडली इसमें वेट रिडक्शन का ही रोल था या और भी कोई कारण था जिसकी वजह से उनकी शुगर कंट्रोल हो गई या ठीक हो गई। डायबिटीज रिवर्सल कंसेप्ट अब काफ़ी व्यापक रूप से पूरी दुनिया में पहचाना गया है और इस पर काफ़ी रिसर्च हो रही है और ख़ास तौर से ये उन लोगों के लिए कारगर है जिनका वजन ज़्यादा है। एक नॉर्मल वेट का डायबिटिक पेशेंट या कम वजन का डायबिटिक पेशेंट अगर ये सोचे कि मेरी डायबिटीज़ ख़त्म हो जाए बेरिएट्रिक सर्जरी द्वारा या वेट लॉस करने के द्वारा, तो वो संभव नहीं है। ये केवल उन लोगों के लिए है जिनका वजन बहुत ज़्यादा है और बेरिएट्रिक सर्जरी के बाद बहुत सारे पेशेंट्स की डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है। ये सही है, 40% लोगों की ख़त्म हो सकती है, पर वो बेरिएट्रिक सर्जरी के प्रकार पर भी निर्भर करता है। एक कॉम्प्लेक्स बेरिएट्रिक सर्जरी होती है जो कि मान लीजिए किसी का वजन 200 किलो है, 250 किलो है, ऐसे लोगों के लिए अलग तरह की सर्जरी होती है। एक 100 किलो के व्यक्ति के लिए अलग तरह की सर्जरी होगी। तो जितनी एक्सटेंसिव सर्जरी होगी उतना डायबिटीज़ ख़त्म होने का चांसेस ज़्यादा हैं। और सामान्यतः बेरिएट्रिक सर्जरी के बाद ज़्यादा लोगों का वेट नहीं बढ़ता है, लेकिन अगर लापरवाही करते हैं और माइल्ड तरीके से कह सकते हैं छोटी बेरिएट्रिक सर्जरी कराई है, तो ऐसे लोगों में 5 से 10 साल में वापस वेट गेन हो जाता है और फिर से उनको डायबिटीज़ आ सकती है। इसमें वेट लॉस की वजह से डायबिटीज गई क्योंकि आपने बताया कि वापस वेट गेन हुआ तो वापस शुगर आ गई, या और भी कोई रीजन है जिसकी वजह से भी अपन बेरिएट्रिक सर्जरी में मान के चलते हैं कि इनकी डायबिटीज पूरी ठीक हो गई। प्राइमरी चीज़ वेट लॉस ही है। वेट लॉस की वजह से बहुत सारे हार्मोनल बेनिफिट्स होते हैं और कई बार सर्जरी के समय पेट का कुछ ऐसा हिस्सा निकालते हैं जहाँ से वेट गेन करने के हार्मोन्स बनते हैं। तो जब वो पेट का हिस्सा सर्जरी में निकाल दिया जहाँ से वेट गेन वाले हार्मोन्स नहीं निकल रहे हैं, तो ऐसे लोगों का वेट लॉस होता है। तो प्राइमरी घूम फिर के बाद वेट लॉस भी है। वेट लॉस क्योंकि आपकी जो आपने अब जो रिवर्सल वाली बात की आपने और डॉक्टर दीपक ने की, उसमें भी बेसिक तो वेट ही जी हाँ। तो वहां तक पहुंचे ही नहीं अपन बेरिएट्रिक तक। अगर वेट अपन कंट्रोल रखें या वेट को किसी भी तरीके से, चाहे लाइफ स्टाइल हो या जो भी डाइटरी फैक्टर्स हो, अगर उससे अपन कंट्रोल कर लें तो अपन उसको अपन क्योर भी कर सकते हैं। हाँ, जो बेरिएट्रिक सर्जरी में जो वेट लॉस हो रहा है वो 20, 30, 40, 50 किलो हो रहा है, लेकिन लाइफस्टाइल से जब आप वेट लॉस करते बहुत हैं डिफिकल्ट है तो वो 5 या 10 किलो या 15 किलो तक होता है और सस्टेन में नहीं होता। हाँ, और आजकल फॉर्चुनेटली वेट लॉस करने के लिए कुछ इंजेक्शंस आ गए हैं जिनसे डायबिटीज़ भी कंट्रोल होती है और साथ के साथ वेट लॉस भी होता है। तो ये इंजेक्शंस धीरे धीरे और आएंगे आने वाले समय में और उम्मीद है कि शायद बेरिएट्रिक सर्जरी की ज़रूरत कम लोगों को पड़ेगी क्योंकि इन इंजेक्शन से वेट लॉस भी होगा और शुगर भी कंट्रोल होगा। डॉक्टर शैलेश, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा क्योंकि वेट तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका टोटल वेट कितना है, पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट की या ओबेसिटी की कितनी इंपॉर्टेंस है डायबिटीज में? अंत में क्योंकि समय अपना करीब करीब हो गया है कि जैसे यूरोपियंस है या उधर की वेस्टर्न पॉपुलेशन है उनका सबका वेट 100 किलो से ऊपर होगा, पर डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफरेंट। इंडिया के अंदर सारा जो वजन है वो यहीं पे ही है, सेंट्रल ओबेसिटी। तो जो सेंट्रल ओबेसिटी है उसकी कितनी एडिशनल डिसएडवांटेज है अपने अगर डायबिटीज के मामले में देखें? जी हाँ, कमर का मोटापा बहुत महत्वपूर्ण है और कमर का मोटापा बहुत दुखदाई है। तो एक स्लोगन है डायबिटीज़ के लिए, जिनकी होती है पतली कमर उनकी होती है लंबी उम्र। और आप किसी को भी देखते हो तो आप उस व्यक्ति के लिए जो इम्प्रेशन बनाते हो वो कमर उसमें ज़रूर आती है। सुंदर दिखने के लिए भी अगर कोई व्यक्ति का चेहरा कितना भी सुंदर हो, लेकिन अगर कमरा बन रही है तो आपको शायद लुभावना उतना न लगे। मैं छुपा लेता हूँ। तो जो कमर का मोटापा है, सेंट्रल ओबेसिटी जिसे कहा जाता है, वो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ सारी बीमारियों में उसका योगदान होता है।
और दुख की बात यह है कि कमर का मोटापा बढ़ता बड़ी आसानी से और घटता बहुत मुश्किल से है। कमर पतली करने में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है कई बार, और कमर पतली नहीं होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शुरुआत से ये ध्यान रखा जाए कि इसको बढ़ने ही ना दिया जाए। बढ़ने नहीं दिया जाए इसका मतलब ये है कि आपको अपने घर में, क्योंकि अपन तो सब जने यहाँ पे बड़े हो चुके हैं, पर अपने जो बच्चे हैं उनको शुरू से ध्यान दें। बड़ा लोग छोटे छोटे बच्चे जो थोड़े मोटे होते हैं, बड़े चबी मतलब बहुत खुशी से लोग पेरेंट्स लाते हैं, जबकि उनको वो एक्चुअली गलत ट्रैक पे लेके जा रहे हैं। बच्चों को ही चाइल्डहुड ओबेसिटी मेजर प्रॉब्लम है अपने यहाँ। वही समय है अगर आपको प्रिवेंट करना है डायबिटीज के लिए। मैं मैसेज के रूप में चाहूंगा आप मैसेज। एक बात आपने और कही थी कि जो यूरोपियंस होते हैं, अमेरिकन्स होते हैं, कॉकेशियंस होते हैं, उनका वजन ज़्यादा होता है, लेकिन उनकी डिस्ट्रीब्यूशन पेट पे चर्बी उनके कम होती है। हालांकि अमेरिका में ओबेसिटी आज दुनिया में बहुत ज़्यादा है। एक और अंतर जो भारतीयों में और जो यूरोपियंस में, अमेरिकन्स में है, वो है मसल मास। हम लोगों के अंदर मांसपेशियाँ उनके मुकाबले कम होती है। हमारी बॉडी में फैट ज़्यादा है। एक 100 किलो का भारतीय व्यक्ति और 100 किलो का अमेरिकन व्यक्ति सेम वजन है। जब आप उनका बॉडी का एनालिसिस करेंगे तो हमारे यहाँ 100 किलो के व्यक्ति में फ़ैट आपको ज़्यादा मिलेगा, उनके व्यक्ति में फ़ैट कम मिलेगा, मसल ज़्यादा मिलेगी। तो जब मसल मास आपकी ज़्यादा है, चाहे वो आपने एक्सरसाइज करके बनाई, चाहे वो आपको खानदानी मिली हुई है, चाहे आपकी जेनेटिक है, जब मसल ज़्यादा होती है तो उतना नुकसान नहीं होता वजन होने के बावजूद भी। एथलीट्स होते हैं या बॉडी बिल्डर होता है, उसका वजन 110 किलो है लेकिन उसकी सारी मसल है, तो वो मसल, वो वजन, वो मोटापा नुकसानदायक नहीं है। बिल्कुल सही। मैं अब चाहूंगा कि अगर कोई क्वेश्चंस आपके हों, नितेश आप पेपर जो है बस एक मैसेज। हाँ बिल्कुल। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारा हॉस्पिटल में डायबिटीज़ की रिसर्च को लेके काफ़ी काम हो रहा है। तो अभी जैसे डॉक्टर शैलेश ने भी डायबिटीज़ की रिवर्सल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ओबेसिटी रिडक्शन के लिए काफ़ी सारी मेडिसिन है उस पर कर रहे हैं। मैं भी डायबिटीज़ के प्रिवेंशन पे और डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के ओर पे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में कर रहा हूँ, जिसमें तो अभी मेरे पास एक प्रोजेक्ट चल रहा है स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको डायबिटीज़ है और मेडिसिन लेने के बाद भी या इंसुलिन लेने के बाद भी जिनका HbA1c लेवल 7.5 से ऊपर है, 7.5 से ऊपर है। तो ये 6 महीने का एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग पेशेंट का पूरा केयर करते हैं। 6 महीने में 4 बार उसके कंप्लीट चेकअप होते हैं, और एक इंसुलिन जो है कि दिन में 1 बार लगाने की जो ऑलरेडी ले रहे हैं उसको, उसकी इंसुलिन को हम हमारी वाली इंसुलिन में देते हैं। वो इंसुलिन भी 6 महीने तक हम लोग प्रोजेक्ट प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, और ग्लूकोमीटर स्ट्रिप देते हैं, उसका पूरा शुगर लेवल चार्ट बनवा के हम लोग टाइम टू टाइम उसका फॉलोअप करते हैं 6 मंथ्स तक। तो अगर आप में से कोई भी ऐसे लोग हों जिनको इंसुलिन चल रही है या गोलियों के बाद भी 7.5 से ऊपर डायबिटीज़ का लेवल चल रहा है, HbA1c का लेवल, अगर वो इंटरेस्टेड हो, 6 मंथ्स के प्रोजेक्ट है, उसमें आप लोगों के लिए कम्प्लीटली फ्री है। सारा केयर, सारा इन्वेस्टिगेशन, वो इंसुलिन, वो सब हमारी तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो हम उस प्रोजेक्ट में लेके 6 महीने तक आप लोगों का अच्छे से शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर।